हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर एक नए वीडियो के साथ, और आज के वीडियो का टाइटल है अटैक ऑन इंडिया सॉवरेनिटी इन यूएसए। भारत पर सैंक्शन लगाने की मांग। ये वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके ओरिजिनल चैनल को भी सपोर्ट करिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद इस बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। से के एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर आउटलेट वॉल स्ट्रीट जर्नल पे फ्रंट पेज की एड आई। वहां पर लिखा था कि इंडिया के वित्त मंत्री सहित कई जो और ऑफिशियल्स हैं इंडिया में, इन पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए यूएस गवर्नमेंट। और इसके रिस्पांस में भारत की तरफ से रिप्लाई ये आया कि ये अपने आप में अटैक है ऑन इंडियन सॉवरेनिटी, जो हमारी संप्रभुता है, इस पर आक्रमण किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, अटैक ऑन इंडियन सॉवरेनिटी। नाउ अगेन, ये बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड्स हैं, और ये जो हैवी वर्ड्स हैं ये यूज़ किए हैं भारत सरकार में एक सीनियर एडवाइज़र ने। क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे जो ऐड है ना, ये अपने आप में इंडिया यूएस रिलेशंस को बुरी तरीके से डैमेज भी कर सकती है। अब ये आपके सामने न्यूज़पेपर है वॉल स्ट्रीट जर्नल का। जिस तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे अखबार हैं, द हिंदू हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उसी तरीके से यूएसए में एक बहुत ही बड़ा न्यूज़पेपर है वॉल स्ट्रीट जर्नल। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो फिजिकल न्यूज़पेपर है ना, आपने देखा होगा काफ़ी बार इंडिया में जो अखबार है वहाँ पे फ्रंट पेज पर या फिर इवन अखबार के अंदर भी एक फुल पेज ऐड आती है किसी नई मूवी की, किसी नए शो की, या फिर अगर मान लो कोई कंपनी है वो कुछ एडवर्टाइज कर रही है, तो उसी तरीके से वॉल स्ट्रीट जर्नल के अखबार पे ये फुल पेज ऐड आई। और यहाँ पे लिखा क्या है, लिखा है वांटेड। नीचे यहाँ पर यह भी लिखा है मोदीज मैग्निट्स्की 11। अब ये जो मैग्निट्स्की 11 है ना, इसका रिलेशन डायरेक्टली रशिया से है। ये भी आपको बताऊंगा ये क्या कहानी है। मगर आगे देखो, यहाँ पर लिखा है कि ये ऑफिशियल्स हैं इंडिया के, जो इंडिया को बनाते हैं निवेश करने के लिए एक अनसेफ जगह। ये जो अपने आप में एडवर्टीजमेंट है ना, ये कह रही है कि भारत निवेश करने के लिए असुरक्षित देश है। आप सोच कर देखिए, तो ये भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे अटैक ही है, क्योंकि हमें आज के समय निवेश चाहिए। हम चाहेंगे कि यूएसए की कंपनीज इंडिया में निवेश करे। और आज के समय एक ऐसे टाइम में जब यूएसए में हमारी वित्त मंत्री है और वो वहां पर इंडियन इकोनॉमी को प्रमोट कर रही है, एक ऐसी ऐड आ जाए यूएसए के लीडिंग न्यूज़पेपर में कि जी इंडिया एक असुरक्षित जगह है निवेश के लिए, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। आगे ये ऐड में लिखा है कि यहाँ पे निर्मला सीतारमन, उसके अलावा जो इसरो की कमर्शियल आर्म के चेयरमैन हैं, एंथ्रिक्स कॉर्प के चेयरमैन, इनको, उसके अलावा सॉलिसिटर जनरल, सुप्रीम कोर्ट के जज, कई और ऑफिशियल्स, इन सब पर यूएस गवर्नमेंट सैंक्शन भी इंपोज कर दे। नाउ एक बात यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि ये जो एड है ना, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुद नहीं छापी। हालांकि इस एड को अप्रूवल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी है। मेरे हिसाब से ऐसी एड को अप्रूव नहीं करना चाहिए था, जहां पर यह बात की जा रही है कि अमेरिकन गवर्नमेंट एक फ्रेंडली कंट्री के मिनिस्टर्स पर सैंक्शंस इंपोज कर दे। मगर वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये एड पब्लिश हो गई। तो ये बात अभी के लिए मैं क्लियर कर दूं कि इस एड से बाइडेन का कोई रिलेशन नहीं है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। ये एड एक्चुअली पब्लिश करी है अमेरिका के एक एनजीओ ने। इस एनजीओ का नाम है फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे एड के नीचे ये इनका लोगो भी है, फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम। इन लोगों ने पैसा दिया वॉल स्ट्रीट जर्नल को और फिर ये एड छपी। मगर भारत में लोग फ्रंटियर्स फॉर फ्रीडम पर फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये सिर्फ एक मखौटा है, ये एक यूएस का संगठन है जिसको आप डोनेशन दोगे वो कोई भी एड पब्लिश करवा देगा। इस एड के पीछे जो असली आदमी है, जो इंडियन आर्टिकल्स में जिस पे आरोप लग रहे हैं कि इसने ये एड पब्लिश करवाई है, वो है रामचंद्र विश्वनाथन। यहाँ पे आप देख पाओगे रामचंद्र विश्वनाथन, हु रैन एंटी इंडिया एड अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है विश्वनाथन। अब आप एक माइंड में सोचोगे, वेट वेट वेट, हमें तो लग रहा था कि यूएस की कोई ये साजिश है कि हमारे जब वित्त मंत्री गई जब यूएसए में, तब इन्होंने ये ऐड छपवा दी। मगर रियलिटी में इस ऐड के पीछे एक इंडियन ओरिजिन के अमेरिकी नागरिक हैं, ये विश्वनाथन। तो ये सब क्यों हुआ, इनको क्या तकलीफ है इंडिया में निवेश से, ये क्यों चाहते हैं कि भारत के मिनिस्टर्स पर सैंक्शन लगा दे अमेरिका? वेल, ये समझने के लिए आपको जाना होगा 2004 में। आपने ओवर द इयर्स ना बहुत बार आर्टिकल में सुना होगा
एंथ्रिक्स देवास केस, इसको काफी बार इसरो देवास केस भी कहते हैं, जिसमें दो मेन ये पार्टीज हैं, एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन जो इसरो का कमर्शियल आर्म है, उसके अलावा देवास मल्टीमीडिया। इन दोनों के बीच में दुनिया भर के कोर्ट्स में, चाहे अमेरिकन कोर्ट हो, कनेडियन कोर्ट, यूरोपियन कोर्ट, इंडियन कोर्ट, कई सालों तक लीगल बैटल हुई। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, तो देवास ये जो कंपनी है, इस कंपनी से क्या रिलेशन है विश्वनाथन का? देखिए, विश्वनाथन सीईओ थे देवास कंपनी के, और देवास ने एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन के थ्रू इसरो के साथ 2004 में एक एग्रीमेंट किया, जिसके अंडर इसरो सैटेलाइट लॉन्च करेगा इस कंपनी के लिए, और ये कंपनी वो सैटेलाइट यूज करेगी। बाद में करप्शन का इशू सामने आ गया और 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने ये जो सारी डील थी ये कर दी कैंसिल। विश्वनाथन जो उस वक्त लीड कर रहे थे देवास को, इनको बड़ा गुस्सा आया। इन्होंने कहा कि अब मैं केस करूंगा, हर जगह केस करूंगा, और इन्होंने किया भी। जैसे मैंने आपको बताया, यूएस, कनाडा, दुनिया भर में इन्होंने केस किया अंतरिक्ष पर, और कई जगह वैसे ये केस जीते भी, मगर इन दी एंड भारत के सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी वो बाकी कोर्ट्स पर भारी पड़ गई। भारत में आज भी विश्वनाथन को देखा जाता है देवास कंपनी के फॉरवर्ड सीईओ के रूप में, जो दसियों हजार करोड़ के स्कैम में इन्वॉल्व है, जिनका नाम बताया जाता है कि स्कैम में आया था। उसके अलावा भारत में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इन्होंने इनकी कंपनी का ऑक्शन भी करवा दिया था जून महीने में इसी साल। उसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने इन्हें एक भगोड़ा भी घोषित कर रखा है, मतलब कि इंडिया में स्कैम करके ये भाग गए। तो इससे आप समझ गए होंगे कि विश्वनाथन क्यों नाराज हैं करंट गवर्नमेंट से। बेसिकली इंडिया से ही इनकी नाराजगी क्यों है, ये चाहते नहीं है कि भारत में निवेश हो। लिख रहे हैं यहाँ पर कि इंडिया एक अनसेफ प्लेस है टू इन्वेस्ट, क्योंकि भारत में इन पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, पर्टिकुलरली करप्शन के। मगर विश्वनाथन का ये कहना है यूएसए में कि जो करंट गवर्नमेंट है इंडिया में, ये इनके पीछे पड़ी है, ये ज्यादा अग्रेसिवली इनको डील कर रही है। तो अब इसके रिस्पॉन्स में इन्होंने क्या कर रखा है कि यूएसए में बहुत सारे जो एनजीओ हैं उनको फंडिंग दे दी, उनके साथ मिलकर काम किया, और ये कोशिश करनी स्टार्ट कर दी कि यूएसए के एक सर्टन एक्ट के अंडर इंडिया पे सैंक्शन लग जाए। अब ये एक्ट कौन सा है? ये है ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये एक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी कहानी जान के आपको काफी ताजुब होगा ना। पहली बात तो ना, मैग्निट्स्की एक्ट के बारे में जानने से पहले एक बात समझ लो कि जितना करप्ट इंडिया है ना, उससे कई गुना ज्यादा करप्ट आपको मिलेगा रशिया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को आप अगर देखोगे तो जहां पर भारत की रैंक है 180 में से 85 की, जो अपने आप में बहुत अच्छी रैंक नहीं है, मगर रशिया की रैंक आप देखोगे तो 136 है। और इसका रीजन ये है कि रशिया में जो जुडिशरी है ना, ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। व्लादिमीर पुतिन की सरकार जो मर्जी करना चाहे वो कर सकती है। अब 2009 में एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट केस हुआ। रशिया में एक टैक्स लॉयर थे सरगई मैग्निट्स्की के नाम से। कई लोग पूछते हैं कि रशिया में सिर्फ दो ही नाम होते हैं क्या, सरगई व्लादिमीर। ये मैं भी सोचता हूँ काफी बार, मतलब 3-4 नाम इनके फेमस हैं, मिखाइल, सरगई, व्लादिमीर, उसके अलावा ज्यादा नाम दिखते नहीं है इनके। खैर, तो सरगई मैग्निट्स्की ये रशिया में एक टैक्स लॉयर। इन्होंने देखा कि रशिया में करोड़ों रुपए का करप्शन हो रहा है, और रशियन टैक्स ऑफिशियल्स चुपचाप मिलियंस ऑफ डॉलर्स का करप्शन करके बाहर के बैंक्स में पैसा स्टोर कर रहे हैं। जब मैग्निट्स्की ने ये इशू रेज करने की कोशिश करी, तो रशिया में तंत्र इतना ज्यादा ताकतवर है कि इन रशियन टैक्स ऑफिशियल्स ने ना करप्शन, इंटरनल करप्शन जुडिशरी के साथ करके वापस मैग्निट्स्की पर ही केस कर दिया, और इन पे आरोप लगा दिया फ्रॉड का। मैग्निट्स्की को उसके बाद जेल हो गई, और जेल में इनको कई बीमारियां हो गई। रशियन गवर्नमेंट ने इनका इलाज करवाने से मना कर दिया, और फिर जेल में ही एक दिन इनकी मौत हो जाती है। नाउ मैग्निट्स्की का जो केस है ये यूएसए को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो यूएसए में बहुत सारे जो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने इस केस को पिकअप कर लिया, और इन्होंने ये सोचा कि व्लादिमीर पुतिन की सरकार को टारगेट करने का बहुत अच्छा तरीका है ये केस। इसी आदमी के नाम पर ना हम यूएसए में बनाते हैं एक कानून, और उस कानून के अंडर हम रशिया में जो व्लादिमीर पुतिन के करीबी लोग हैं उन पर लगाएंगे सैंक्शंस। और इसी तरीके से जन्म हुआ मैग्निट्स्की एक्ट का। और व्लादिमीर पुतिन, आप इमेजिन कर सकते हैं, नफरत करते हैं मैग्निट्स्की एक्ट से, क्योंकि जब भी इस एक्ट का मेंशन होता है रशियन मीडिया में, लोगों को याद आती है सरगई की, कि किस तरीके से उसने करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश करी, अंत में उस पर ही केस हो गया और वो जेल में मारा गया। तो अभी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में एड पब्लिश हुई है ना, वहां पर ऐसा ये लोग दिखा रहे हैं कि जो मैग्निट्स्की के साथ हुआ था ना, वही विश्वनाथन के साथ हो रहा है, जबकि दोनों केसेस कंप्लीटली डिफरेंट है। मगर इससे हमको ये भी दिखता है कि यूएस मीडिया कितना ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इस एड में पहली बात तो मैग्निट्स्की, जो एक बहुत ही सैड केस था,
उसका यूज किया जा रहा है इंडिया को टारगेट करने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए। फिर आगे ये यहाँ पर ऐड करते हैं कि इंडिया अनसेफ प्लेस है टू इन्वेस्ट। फिर ये सैंक्शंस की भी डिमांड करते हैं मैग्निट्स्की एक्ट के अंडर ही। तो इतना कुछ एक आदमी यहाँ पर करवा रहा है यूएसए के अखबारों में, और यूएसए के अखबारों ने सिंपली ना यहाँ पर यही किया है कि ऊपर लिख दिया पेड एडवर्टीजमेंट। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि क्या अमेरिका का जो मीडिया है ये वेपनाइज हो चुका है? कोई भी अगर मान लो भारत से भागता है, किसी पर आरोप लगे हैं फाइनेंशियल फ्रॉड के या किसी और टाइप के आरोप लगे हैं, वो यूएस में जाकर इस टाइप की एड पब्लिश करवा सकता है और भारत के बारे में ये सब लिख सकता है। इज इट अलाउड? तो ये एक ऐसा इशू है जो अब टाइम आ चुका है कि इंडिया प्रॉपरली रेज करे यूएसए के साथ कि आपका जो मीडिया है ये क्या ऐसी बातें ओपनली पब्लिश कर सकता है एडवर्टीजमेंट के नाम पर कि भारत पे सैंक्शन लगा दो, भारत पे निवेश मत करो। ये तो कोई ऐड भी नहीं हुई, ये तो क्लियरली एक प्रोपेगेंडा है। तो क्या यूएस एक फ्रेंडली कंट्री के अगेंस्ट अपने मीडिया में ये प्रोपेगेंडा अलाउ करेगा या नहीं करेगा? ये हाई लेवल पर ये बात उठाने की आवश्यकता है। नहीं तो मैं आपको बता दूं, एक बार ये एग्जाम्पल सेट हो गया तो बहुत से लोग हैं यूएसए में और देशों में, वो इसी तरीके से भारत को टारगेट करना चाहेंगे एडवर्टीजमेंट्स के जरिए। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है? लिखेगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, एक एमसीक्यू। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सौरव गांगुली को कौन रिप्लेस करेगा एज बीसीसीआई प्रेसिडेंट? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रवि शास्त्री, कपिल देव, रॉजर बिनी या फिर सुनील गावस्कर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। फ्रेंड्स, वीडियो हुई ख़त्म। और वो जो वीडियो थी, मैं इस वीडियो के बारे में मतलब मुझे पहले से पता था कि इस तरह कुछ हुआ है, पर क्योंकि ये न्यूज़ 1-2 दिन पहले की है और सर की वीडियो मैं उसमें बना नहीं पाई थी। पर ये जब मैं सुना मैंने कहा बताओ किस तरह के लोग हैं ये। मतलब एक बात बताए, अगर यही काम अगर इंडिया में कोई कुछ किया होता, इंडियन न्यूज़पेपर कुछ कहा होता, ये कहते कि ये तो जानबूझ के, दिस इज़ ए कॉल प्रोवोकिंग, यू आर प्रोवोकिंग यूएस, सो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर शुड नॉट बी प्रमोटेड, दिस इज ए क्वेश्चनेबल बिहेवियर। तो क्या क्या चीज़ें बोलते हैं, पर जब खुद कर रहे हैं तो सिर्फ एक टैग लगा दिए कि दिस इज ए पेड एड। पेड से क्या मतलब है? मतलब पैसे के लिए आप बिक जाओगे। खुद डेवलप कंट्री के पैसे के लिए लेटे जाते हैं दूसरे के सामने और दूसरों पे कमेंट करते हैं। इनका यही है, इतने हिपोक्रेट लोग होते हैं ना, इतने हिपोक्रेट लोग होते हैं। और ये जो आदमी था, मुझे लगा था कि ये जो था ना, इसको मतलब जलन हो रही थी, इसको कोई दिक्कत हो रही थी कि भाई इसको भी ना सही टाइम मिला हो कि एनजीओ इसके सब इसके थोड़े थोड़े जब पैसे कमा के थोड़ा किसी कंट्री में आप रहने लगते हो और जब का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है तभी आप कुछ आजमा जाते हो, तभी कुछ कर पाते हो। तो उस कंट्री में रहने लगा, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा होगा, तो इसने ऐसा काम को अंजाम दिया। मतलब मुझे लगा था पहले कि ये कुछ यूएस बेस्ड किसी की प्लानिंग है, पर ये तो अपना ही सिक्का खोटा निकला भाई। देश से भगौड़ा था, देश से निकाला गया। देयर माइट बी सर्टेन रीजन्स, कुछ करप्शन, अब पता नहीं। मुझे इस चीज़ का केस का पूरा आइडिया नहीं है। मुझे नहीं पता ये करप्शन गवर्नमेंट के साइड से था या इसरो के साइड से था कि उनके साइड से था, आई डोंट नो। बट वॉट एवर द रीजन माइट बी, आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना। पर एक्सपोज आपने केस लड़ा, दैट इज योर लीगल राइट, आप केस लड़ सकते हो। बहुत जगह आपने केस जीता भी, क्योंकि आप सही। पर सुप्रीम कोर्ट का कुछ डिसीजन होगा और इंडियन सुप्रीम कोर्ट पे भाई वी ट्रस्ट आवर जुडिशरी, बिकॉज जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है और हम ट्रस्ट करते हैं हमारी जुडिशरी इज़ नॉट एज करप्ट एज लाइक अदर कंट्रीज। सो दिस इज़ द गुड थिंग। सो इन सब चीज़। और दूसरी बात, सबसे अजीब बात मुझे इसमें सबसे, जहाँ तक मैं सोच पाई कि सबसे अजीब चीज़ ये लगी कि मतलब यूएसए पे ना बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। एक मतलब वो चाहता है ना कि उसके दोनों हाथ एकदम भरे रहे लड्डू से, ये भी, तो कुछ भी चीज़ ग्रैप नहीं करना चाहता। और क्या होता है जब एक हाथ लड्डू भरा रहता है उसका, तो सोचता है कुछ और उसको उठा ले। जब वो उठाने जाता है तो ये भी गिर जाता है, फिर उसको उठाता है,
यही काम करता है चारों तरफ से, मतलब कुछ भी चीज़ जाए ना हाथ, सब कुछ उनके पास आ जाए, पूरी दुनिया के सलाम करे, एवरीथिंग। तो पर लेकिन अब वो नहीं है। अब लोग भाई, लोगों को पता है कि यूएस इज़ नॉट ए ट्रस्टेड पार्टनर, यूएस से अब ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। बस इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो पर रिएक्ट करूँ तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिए फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।